कमेंट नहीं शो हो रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट पढ़ाई कैसी चल रही है? प्रतीक यादव, रूपा, दीक्षा, सतीश, अजय कुमार। अच्छा, प्रतीक कह रहे हैं कि मैडम पीडीएफ से मत पढ़ाया करो, समझ में नहीं आता है। प्रतीक यादव, मुझे लगता है समझा तो मैं आपको देती हूँ, सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देती हूँ। बाकी पीडीएफ मेरा हैंड रेटेन ही रहता है, प्रिपेयर इसलिए करवा लेती हूँ कि दोनों लैंग्वेज में लिख पाना बहुत कम कोर्स हो पाएगा एक दिन में, है ना। बहुत थोड़ी सी चीज़ें हो पाएंगी। बस यही एक मोटिव रहता है और कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, सेम चीज़ को हम क्या करेंगे। चलिए जल्दी से आप सभी लोग आ जाइएगा, फिर हम क्या करते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। डैंड्रफ को कैसे हटाएं? धूप लीजिए, नमी में मत रहिए। नमी से ये सब होता है, डैंड्रफ वगैरह। बाकी सिट्रस चीज़ों का यूज करें और डैंड्रफ एंटी डैंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल करें। राधे राधे। अच्छा, नोट्स बनाने में समस्या आती है। वैसे पीपीटी में जो लिखा रहता है वो आपको लिख समझ तो क्लियर आता होगा, है ना। और मेरे ख्याल से प्रतीक यादव चाह रहे होंगे कि क्लास के दौरान नोट्स बन जाए, है ना। नीतेश गुड मॉर्निंग। आशीष कुमार। चलिए जल्दी से आप सभी लोग आ जाइए। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और नेक्स्ट टाइम से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा उसको हम हैंड रिटन देंगे, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट। जय हो। शिल्पी राठौर। हाँ ओके, प्रतीक यादव, ठीक है। चलो, कुमारी अन्नू वर्मा, जल्दी से आप सभी लोग आ जाइए, फिर हम क्या करते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तब तक आपके लिए 1 मिनट है हमारे पास। हम क्या करते हैं, एक अच्छी सी शायरी निकालते हैं और फिर हम रीकैप करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, रीकैप करेंगे। फिर हम रीकैप करेंगे अपने चैप्टर को। चलिए एक अच्छी सी मोटिवेशनल शायरी आपके लिए निकाल लेते हैं। यारी, मतलब आप ये गलत मोटिवेट कर रहे हैं मुझे। टुडे अ रीडर टुमारो अ लीडर। हाँ, कुमारी अन्नू वर्मा कह रही हैं, दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, अगर बेवफा भी निकलेंगी तो मुकद्दर बना कर जाएंगी। वाह वाह वाह। अच्छा, कुछ और सुना दिया जाए? मोटिवेशनल टाइप का ही सुनना है क्या आप लोगों को? कुछ नॉर्मल सा सुना दिया जाए। चलिए, गालिब साहब की एक शायरी सुना देती हूँ। गालिब साहब की एक शायरी सुना देती हूँ। मोटिवेशनल नहीं है बट सुन लीजिए, है ना। हजारों ख्वाहिशें ऐसी। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा, फिर भी बहुत कम निकले।
चलो वापस आते हैं और एक बार रिकैप कर लेते हैं बेटा अपनी क्लास को। आपको इम्यूनिटी के बारे में पढ़ाया जा रहा था, प्रतिरक्षा के बारे में पढ़ाया जा रहा था। प्रतिरक्षा तंत्र वह अंग तंत्र है जो क्या करता है, किसी भी मानव शरीर को बीमारियों से बचाने का काम करता है। किसी भी मानव शरीर के अंदर कोई भी सूक्ष्म जीव जाता है तो उसको रोकने का काम करता है, बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करता है। ये सारे काम कौन कर रहा था? मानव शरीर के अंदर जो एक अंग तंत्र था जिसको हम प्रतिरक्षा तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षा तंत्र बोलते हैं। ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र की बात की जाए तो आपको बताया गया था कि कुछ प्रतिरक्षी कोशिकाएं जो है, कुछ प्रतिरक्षा जो है वो आपको जन्मजात मिली हुई है, जैसे कि आपकी स्किन है, जैसे कि आपके शरीर के अंदर होने वाली क्रियाएं हैं, सलाइवा है, आंसू है, स्टमक में जो एसिड है, ये सारी चीजें आपको कैसे मिली हैं बेटा? जन्मजात मिली हैं। इसके अलावा हमने क्या देखा था? बहुत सारी कोशिकाएं जो क्या थी? नेचुरल किलर थी, भक्षण कोशिकाएं थी जो किसी भी पैथोजन को खाने का काम कर रही थी, वो भी क्या है? आपको जन्मजात मिली हुई हैं। ठीक है, रक्त कोशिकाएं जिनको हम बोलते हैं। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए कि इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा तंत्र के लिए कौन सी कोशिकाएं आवश्यक होती हैं? WBC, RBC या फिर प्लेटलेट्स या फिर कोई अदर कोशिका आपको दे दी जाए तो आप आंसर क्या बताएंगे? अच्छा, अभी अभी क्लास स्टार्ट हुई है, हमें पता है आप प्रीवियस क्लास कर रहे होते हैं, तो हम भी आपको क्या है 5-10 मिनट का रिलैक्सेशन दे देते हैं। WBC, गुड। आपको पता है ना कि WBC में लिम्फोसाइट कोशिका जो कि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर रही हैं, WBC में मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स जो कि भक्षण कोशिकाओं का काम कर रही है, ये सभी क्या है? अ टाइप ऑफ WBC। तो प्रतिरक्षा तंत्र की अगर बात आ जाएगी तो वहां पे कौन सी कोशिकाएं हैं जो उत्तरदायी होती हैं बेटा? दैट इज WBC। स्पेशली अगर WBC ना दिया जाए और आपको स्पेशली पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे? लिम्फोसाइड कोशिकाएं। क्या बताएंगे? लिम्फोसाइड कोशिकाएं, क्योंकि लिम्फोसाइड कोशिकाएं ही क्या करती हैं? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं, यानी कि प्रतिरक्षी कोशिकाओं को उत्पन्न करती हैं, वाइट ब्लड सेल्स। चलिए एक बार, ये तो हमने जन्मजात प्रतिरक्षा की बात कर ली थी। ठीक है, किसकी बात कर ली थी? जन्मजात प्रतिरक्षा की बात कर ली थी। सभी से मेरा आग्रह है कि सभी लोग क्या करेंगे? ध्यानपूर्वक सुनेंगे, फोकस के साथ सुनेंगे कि मैं बोलने क्या जा रही हूं। अगर आप ध्यान से सुन लेंगे, आ रहा है संदीप पटेल, सबके कमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, देखूंगी सबके कमेंट्स, देखूंगी, डोंट वरी। आप कृपया करके 5 से 10 मिनट बस फोकस के साथ सुन लीजिए, है ना? कोई कमेंट नहीं करेगा, आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देखिए, अभी तक तो हम जन्मजात प्रतिरक्षा की बात कर रहे थे, अब हम किसकी बात करेंगे बेटा? अर्जित प्रतिरक्षा की बात करेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करेंगे। मैम, अर्जित प्रतिरक्षा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? वो इम्यूनिटी, वो प्रतिरक्षा जिसको हमारे शरीर ने खुद उत्पन्न किया है, जिसको हमने खुद बनाया है, खुद अर्जित किया है। देखिए, आपने गांव में एक चीज सुनी होगी, क्या सुना होगा? कि जिसको एक बार चेचक हो जाती है उसको दोबारा चेचक नहीं होती है, जिसको एक बार खसरा, मीजल्स हो जाता है उसको दोबारा खसरा नहीं होता है। उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है? उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है? चलिए, उसके पीछे का लॉजिक बेटा ये होता है कि सपोज करो कोई बच्चा है जिसको एक बार मीजल्स हो गया। क्या हो गया? एक बार मीजल्स हो गया। उस बच्चे के शरीर में मीजल्स यानी कि खसरे के वायरस ने एंटर किया, और एंटर करने के बाद क्या हुआ? अपना प्रभाव दर्शाना शुरू हुआ। अब बाहर से वो सूक्ष्म जीव जो कि मीजल्स का वायरस है, खसरे का वायरस है, विषाणु है, वो शरीर के अंदर गया। अब शरीर के अंदर वो कोशिकाएं जो एंटीबॉडी प्रतिरक्षा कोशिकाएं उत्पन्न करेंगी उस वायरस को खत्म करने के लिए, वो पहले क्या करेंगी? उस विषाणु को पहचानेंगी, उसके बाद वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगी, और इस सारी की सारी प्रक्रिया में क्या लग जाएगा? समय लग जाएगा। ठीक है, पहली बात क्या है? उसको रिकॉग्नाइज करने में, पहचानने में समय लगेगा कि इस वायरस के लिए किस टाइप की एंटीबॉडी प्रोड्यूस करनी है, किस टाइप की प्रतिरक्षी कोशिकाएं बनानी है, और उसके बाद प्रतिरक्षी कोशिकाएं बनाने में समय लग जाएगा। और इस समय में क्या होगा कि पहली बार जब खसरा वायरस का, खसरा विषाणु का
किसी भी मानव शरीर पर आक्रमण होगा तो वो अपना प्रभाव दर्शा देगा। जितनी देर में ये लिम्फोसाइट कोशिकाएं उस विषाणु को पहचानेंगी और उसके लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगी, इतने समय में क्या होगा, वो विषाणु अपने प्रभाव को दर्शा देगा। तो पहली बार में क्या है, विषाणु अंदर गया खसरे वाला, उसने अपना प्रभाव दर्शा दिया, यानी कि व्यक्ति को क्या हो गया, खसरा हो गया। चलिए यहाँ पे एक छोटा सा सुंदर सा डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम ये है कि मान लो कोई भी मानव शरीर है, पार्ट ले रहे हैं थोड़ा सा, ये क्या है, कोई भी मानव शरीर है जिसके अंदर लिम्फोसाइट कोशिकाएं हैं। क्या है, लिम्फोसाइट कोशिकाएं हैं। बाहर से बेटा क्या हुआ, खसरे का वायरस अंदर गया, खसरे का वायरस मानव शरीर के अंदर गया। मानव शरीर के अंदर जाने के बाद जैसे ही ये अंदर गया, इसने अपना प्रभाव दर्शाना शुरू हो कर दिया। यहाँ पे जो लिम्फोसाइट कोशिकाएं हैं वो पहले इसे पहचानेंगी, फिर इसके लिए क्या करेंगी, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगी। तब ये एंटीबॉडीज जाके क्या करेंगी, खसरे के वायरस पे अटैक करेंगी और तब तक वो अपना प्रभाव दर्शा चुका होगा, तो ये उसके प्रभाव को खत्म नहीं कर पाएंगे। ये उस एंटीजन को खत्म कर देंगी लेकिन उसके प्रभाव को खत्म नहीं कर पाएंगी, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहली बार में मेडिकेशन यानी कि दवाइयों का सहारा लेना पड़ेगा। अब आप देखिएगा, ये जो लिम्फोसाइट कोशिकाएं हैं, ये इसको पहचान के केवल एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करती हैं, केवल प्रतिरक्षी कोशिकाएं नहीं बनाती हैं, साथ ही साथ ये मेमोरी सेल्स भी बनाती हैं। क्या करती हैं, किसी पर्टिकुलर सूक्ष्म जीव के लिए ये एंटीबॉडीज तो बनाती ही हैं, लेकिन साथ ही साथ ये और क्या बनाती हैं बेटा, मेमोरी सेल्स भी बनाती हैं। ठीक है, अभी इसको कंप्लीटली लिखेंगे, साथ ही साथ ये क्या करेंगे, मेमोरी सेल्स भी बना देंगे। अब आपको बोला गया कि पहली बार में खसरा हो गया, उस खसरे का वायरस शरीर के अंदर गया, उसने अपना प्रभाव दर्शा दिया, प्रभाव दर्शाया। जितनी देर में लिम्फोसाइट कोशिकाओं ने इसे पहचाना, इसके लिए एंटीबॉडीज मेमोरी सेल्स क्रिएट किए, इतनी देर में इसका इफेक्ट दिखने लग गया, बीमारी दिखने लग गई मानव शरीर में। तो पहली बार में क्या हुआ, फिर इसने इस एंटीजन को खत्म कर दिया जो वायरस अंदर गया था, लेकिन उसके प्रभाव को खत्म करने के लिए, उसके प्रभाव को निष्क्रिय करने के लिए हमें मेडिकेशन लेनी पड़ेगी फर्स्ट टाइम में। सेकेंड टाइम में क्या होगा, मान लो फिर से ये इंसान ठीक हो गया, इसका खसरा ठीक हो गया, दोबारा जब इसके अंदर खसरे का वायरस जाएगा तो लिम्फोसाइट कोशिकाओं के पास क्या पड़े होंगे बेटा, मेमोरी सेल्स पड़े होंगे। क्या पड़े होंगे, मेमोरी सेल्स पड़े होंगे, और कुछ कुछ तो एंटीबॉडीज भी पड़े होंगे। सारे एंटीबॉडीज जरूरी नहीं है, इसने जितने एंटीबॉडीज बनाए हैं सारे एंटीबॉडीज जो है वो उस सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में खत्म हो गए होंगे। तो यहाँ पे कुछ कुछ क्या पड़े होंगे, मेमोरी सेल्स पड़े होंगे और एंटीबॉडीज पड़ी होंगी। जैसे ही दोबारा विषाणु, खसरे का विषाणु जैसे ही दोबारा इस शरीर के अंदर जाएगा, मेमोरी कोशिका तुरंत उसे पहचान लेंगी और उसके लिए एंटीबॉडी क्रिएट करना शुरू कर देंगी, और पहले से जो एंटीबॉडी पड़ी होंगी वो क्या करेंगी, उस एंटीजन को खत्म करने का काम करेंगी, और साथ ही साथ और भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। तो अब सेकेंड टाइम में जो वायरस अंदर गया है वो अपना प्रभाव नहीं दर्शा पाएगा, वो अपना प्रभाव नहीं दर्शा पाएगा। उससे पहले ही ये एंटीबॉडीज जो पहले से पड़ी हैं, साथ ही साथ वो मेमोरी कोशिकाएं और भी क्या कर देंगी, एंटीबॉडी प्रतिरक्षा कोशिकाएं बना देंगी, और सारी की सारी प्रतिरक्षा कोशिकाएं मिलके क्या करेंगी, इस सूक्ष्म जीव को खत्म कर देंगी। ठीक है, क्या करेंगी, इस सूक्ष्म जीव को खत्म कर देंगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज यूज की गई है, वर्ड बोला गया है कि प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स। ठीक है, प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स का मतलब क्या है कि पहली बार लिम्फोसाइट कोशिकाएं रिस्पॉन्स करेंगी तो वो स्लो होगा ना, पहली बार में रिकॉग्नाइज करेंगी, देन एंटीबॉडी बनाएंगी, तो पहली बार में जो रिस्पॉन्स आएगा, जो प्रतिक्रिया आएगी किसी भी पैथोजन के लिए, वो धीमी होगी। दूसरी बार में अगर सेम पैथोजन अंदर जाएगा तो ये प्रतिक्रिया क्या होगी, तेजी से होगी, जल्दी से एंटीबॉडीज आगे उसको खत्म कर देंगे, जल्दी से और नए एंटीबॉडीज बन जाएंगे। क्या आप सभी लोगों को बता रही हूं बेटा, क्या आप सभी लोगों को ये बात समझ में आई जो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन की है अर्जित प्रतिरक्षा के अंदर? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? जल्दी से अगर समझ में आ गई हो तो आप लोग थम्स अप करो, देन मैं आगे चलती हूँ। लिम्फोसाइट कोशिकाओं को सक्रिय कैसे करें पूछ रहे हैं। आपको लिम्फोसाइट कोशिकाएं सक्रिय करने की क्या आवश्यकता है? आपको लिम्फोसाइट कोशिकाएं सक्रिय करने की क्या आवश्यकता है? आप ये पूछ सकते हैं लिम्फोसाइट कोशिकाओं का नंबर कैसे इंक्रीज करें? आप सिट्रस फ्रूट्स लीजिए, विटामिन लीजिए, प्रोटीन्स लीजिए, जिससे क्या होगा, आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा। ठीक है, इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा, इम्यून सिस्टम में जो कोशिकाएं हैं उनके नंबर बढ़ेंगे। बाकी ये जो कोशिकाएं हैं
ये उत्तेजित कैसे होती हैं, ये काम कैसे करती हैं? जैसे ही कोई एंटीजन जाएगा ये अपना काम शुरू कर देंगे। आपको इनको उत्तेजित करने की जरूरत नहीं है। अरे शिल्पी राठौर, क्या नहीं समझ में आया? आप लगातार लिख रहे हैं यूपीएसआई की हिंदी की क्लास कब से शुरू हो रही है? बेटा मैं तो पैरेलली दोनों चीजें लेके चल रही हूँ ना, हिंदी और इंग्लिश। हाँ 1 मिनट रुकिएगा नेहा कुमारी, मैं बता रही हूँ आपको नोट्स कैसे बनाना है। यार ये कह रही हैं कि कह रही हैं या कह रहे हैं, मैं क्या ही बोलूँ आपको, बताइएगा आप। यारी तो यारी कह रहे हैं, कह रही हैं, वट आप कह रहे हैं कि यूपीएसआई की हिंदी की क्लास कब से स्टार्ट हो गई? बेटा कोई भी क्लास है, मैं सारी क्लासेस में यही करती हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज लेके चलती हूँ। बोलने में ऐसा हो जाता है कि फ्रिक्वेंटली मेरे मुंह से जो वर्ड्स निकलते हैं वो ज़्यादातर इंग्लिश के ही होते हैं। किसी को बार बार सर्दी क्यों लगता है, कारण क्या है? सर्दी गर्मी का कारण बता दूंगी, वो बॉडी टेम्परेचर का गेम है। अच्छा हिंदी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं क्या? अरे यार मैं भी क्या सोच रही हूँ, हिंदी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट हिंदी में। ओके ओके ओके, आई गॉट इट आई गॉट इट आई गॉट इट। बता दिया जाएगा आपको हिंदी सब्जेक्ट की क्लास आपकी कब से चलेगी यूपीएसआई की। सॉरी 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 सॉरी। नोट्स बनाने का आपको एक अच्छा तरीका पता है? देखिए ये बहुत बेहतर तरीका है कि आप क्लास के दौरान नोट्स बना लेते हैं कुछ बच्चे, अच्छा है, इसमें थोड़ा समय बच जाता है। लेकिन मुझे लगता है ना, मेरा अपना जो रहता था, मेरा खुद का जो रहता था वो ये रहता था कि मैं क्लास के दौरान एक रफ लेके बैठती थी। क्लास के दौरान क्या लेके बैठती थी? एक रफ कॉपी लेके बैठती थी। और जो टीचर पढ़ा रहा होता था, जैसे मैं फिजिक्स पढ़ रही होती थी तो फिजिक्स में पहले सुनती थी फोकस करके कि सामने वाला बोल क्या रहा है। बोलने के बाद अगर वो कोई क्वेश्चन करा रहा होता था, ठीक है, जैसे हम जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं, अगर मान लो टीचर ने कोई क्वेश्चन करवाया, बीच बीच में भी क्वेश्चन करवाते थे, बाद में भी क्वेश्चन, तो हम रफ लेके बैठते थे, थ्योरी को ध्यान से सुनते थे, कॉन्सेप्ट। वो बोल रहे हैं कि मान लो चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है, ठीक है, तो हम पहले कॉन्सेप्ट समझते थे कि व्हाट द मीनिंग ऑफ करंट है ना, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, चीज़ों को समझना। फिर उसके बाद जब वो क्वेश्चन कराते थे तो मैं रफ लेके बैठती थी, वो क्वेश्चन पढ़ती थी और पढ़ने के बाद तुरंत कैलकुलेशन करने लग जाती थी कि हाँ ये कैलकुलेशन है। या बायो में वो कोई भी चीज़ पढ़ाती थी मैम, तो मेरा ये रहता था कि मैं उस समय सुन रही होती थी, इन्होंने बोला अच्छा चैप्टर को ऐसे करना है, इस तरह से करना है, ये चीज़ ऐसे होती है, ये ऐसे होती है, मैं उसको बड़बड़ा रही होती थी पैरेलली। और दूसरी चीज क्या होती थी, वो वर्ड्स जो हमें टफ लगते थे उनको मैं तुरंत रफ पे लिख लेती थी। क्या करती थी, वो वर्ड्स जो हमें टफ लगते थे या जो हमें समझ नहीं आते थे क्लास के दौरान, उनको हम जल्दी से क्या कर लेते थे, नोट डाउन कर लेते थे। बाद में हम देखते थे कि पूरे लेक्चर में क्या था जो हमें समझ नहीं आया था, उसको हम लेक्चर रिकॉल करके देखते थे। बाकी हमें जो नोट्स बनाने रहते थे वो हम बाद में बनाते थे। उसका रीजन ये था कि हमारा एक बार रिवीजन हो जाता था। उसका रीजन क्या था कि हमारा एक बार रिवीजन हो जाता था। बाकी आप लोगों की इच्छा है, जैसा आप करना चाहें कर सकते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो मैं आपको, कितने क्लास में बायोलॉजी समाप्त हो जाएगी, अभी हमारे पास लगभग हमें 1 मंथ तो चाहिए ही है मिनिमम, बाकी आपको देखेंगे। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक। यहाँ पे जो बताया गया है मेमोरी सेल्स और एंटीबॉडीज का कॉन्सेप्ट। चलिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे आ जाते हैं, अर्जित प्रतिरक्षा पे आ जाते हैं। और अर्जित प्रतिरक्षा में सबसे पहली चीज क्या लिखी है कि ये पैथोजन स्पेसिफिक होते हैं। पैथोजन स्पेसिफिक का मतलब क्या है? अभी सेम चीज आपको बता रहे थे बेटा, नोट्स ही तो बता रहे थे। बाकी फिर आप देख लीजिए कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, क्लास के दौरान करना है या बाद में करना है, आपके अकॉर्डिंग। जस्ट अ वेट। चलिए चलो आ जाए एक बार वापस। चलिए यहाँ पे लिखा है अर्जित प्रतिरक्षा जो होती है वो कैसी होती है, पैथोजन स्पेसिफिक। क्या आपको याद है कि इन्नट इम्यूनिटी में आपको सबसे पहला वाक्य क्या बताया था? ये कैसे होते हैं, ये कैसे होते हैं, नॉन स्पेसिफिक होते हैं। ये मतलब पैथोजन स्पेसिफिक नहीं होते हैं, वो सभी पैथोजन के लिए काम कर रहे होते हैं। क्या होते हैं? सभी पैथोजन के लिए काम कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे पैथोजन स्पेसिफिक क्यों बोला गया है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एंटीजन जाएगा, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो पैथोजन जाएगा, जो सूक्ष्म जीव जाएगा, हमारी लिम्फोसाइट कोशिकाएं उसी सूक्ष्म जीव के लिए एंटीबॉडी प्रिपेयर करेंगी। ऐसा नहीं है कि
उन्होंने पहले गया हमारे शरीर के अंदर खसरे का वायरस, तो उन्होंने खसरे के लिए क्या की है, एंटीबॉडी प्रिपेयर कर दी है। अब दोबारा चेचक का वायरस जाएगा तो वो वाली एंटीबॉडी चेचक के वायरस को खत्म करते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो क्या करेंगी, चेचक के वायरस के लिए दोबारा से एंटीबॉडी प्रिपेयर करेंगी, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, पैथोजन स्पेसिफिक, मतलब समझ गए हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म शरीर के अंदर जाएगा, जो पैथोजन क्या होते हैं, बीमारी को पैदा करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हीं को हम पैथोजन बोलते हैं, ठीक है। अब जो पैथोजन शरीर के अंदर जाएगा उस पर्टिकुलर पैथोजन के लिए क्या की जाएगी, एंटीबॉडी क्रिएट की जाएगी, प्रोड्यूस की जाएगी। ये क्या होते हैं, पैथोजन स्पेसिफिक, यानी कि रोगजनक विशिष्ट होते हैं। आगे अगर आप देखेंगे, व्हेन आवर बॉडी इनकाउंटर पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जब हमारे शरीर पे पहली बार जब हमारा शरीर किसी रोगजनक के संपर्क में आता है, यानी कि पहली बार जब हमारे शरीर के अंदर कोई पैथोजन जाता है तो क्या होता है बेटा, इट प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स कॉल्ड द प्राइमरी रिस्पॉन्स विच इज लो इंटेंसिटी। लो इंटेंसिटी का मतलब क्या है, इसकी तीव्रता कम होती है। इस पूरे वाक्य का जरा मतलब समझिएगा, ध्यान से सुनिए और समझिए। बोला गया है कि जो अर्जित प्रतिरक्षा है वो पैथोजन स्पेसिफिक होती है, मतलब पर्टिकुलर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके लिए अलग अलग एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी, क्रिएट करेगी। अब पहली बार जब हमारे शरीर के अंदर, वही चीज आपको समझाई थी कि पहली बार जब हमारे शरीर के अंदर कोई पैथोजन जाता है तो उसके लिए क्या होता है, एक रिस्पॉन्स, एक प्रतिक्रिया दी जाती है, यानी कि एंटीबॉडीज बनाई जाती हैं। और पहली बार जो प्रतिक्रिया दी जाती है, पहली बार में जो एंटीबॉडीज और जो मेमोरी सेल्स बनते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स बोलते हैं। आपको भी पता है, पहली बार किसी सूक्ष्मजीव का आक्रमण होगा, लिम्फोसाइट कोशिकाएं क्या करेंगी, उसको पहचानेंगी, एंटीबॉडी बनाएंगी। इसमें क्या लगता है, समय लगता है। इसकी जो तीव्रता होती है वो कम होती है या धीमे होती है। वही चीज यहाँ पे लिखी गई है, विच इज लो इंटेंसिफाइड। ये धीमी तीव्रता के साथ काम करते हैं। ये क्या करते हैं, धीमी तीव्रता के साथ काम करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चला जाए बेटा। आगे लिखा है, सेम चीज लिखी है कि सब्सटीक्वेंट इनकाउंटर विद द सेम पैथोजन, अगर दोबारा वही पैथोजन शरीर के अंदर जाएगा, प्राइमरी रिस्पांस में क्या है, एंटीबॉडीज बनी है, मेमोरी सेल्स बनी है, उनको बनने में समय लगा है, लो इंटेंसिफाइड होगा। लेकिन सेम पैथोजन दोबारा अगर खसरे का वायरस जाएगा तो जो रिस्पांस क्रिएट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, द्वितीयक प्रतिक्रिया बोलेंगे। और ये फास्ट इंटेंसिफाइड होते हैं, तीव्र तीव्रता के साथ काम करते हैं। जी सुप्रिया बताइए, क्या सुनाना चाह रही हैं आप मुझे? चलिए आ जाए एक बार। और ये जो रिस्पॉन्स है, यहाँ पे मैं बार बार लिम्फोसाइड बोल रही थी, लेकिन पीछे मैंने कहीं लिखा नहीं था लिम्फोसाइड। यहाँ पे अगली वाक्य में यही लिखा गया है बेटा। ये जो रिस्पॉन्स क्रिएट होते हैं ना, प्राइमरी रिस्पॉन्स, सेकेंडरी रिस्पॉन्स, एंटीबॉडीज बनना, मेमोरी सेल्स बनना, ये किसके माध्यम से हो रहा होता है? द प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स आर कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइड कोशिकाएं, ठीक है, जो कहाँ होती हैं, हमारे ब्लड में होती हैं। ब्लड में भी कहाँ, WBC, ठीक है। लिम्फोसाइड किसका टाइप है? अ टाइप ऑफ, सुप्रिया कहना चाह रही हैं थोड़ा और लेट से क्लास करवाओ, मतलब टाइम चेंज करने की बात कर रही हैं क्या? अच्छा, आप क्लास करती हैं तो आपकी क्लास छूट जाती है, तो आप कुल मिला के समय परिवर्तन की बात कर रही हैं, टाइम चेंज करवा दिया जाए। अच्छा चलिए देखते हैं इसके लिए अगर कुछ हो सकता है तो। एक्चुअली मेरी भी लगातार क्लासेस रहती हैं ना, तो समय मुश्किल है कि चेंज हो पाए, देखते हैं फिर भी अगर कुछ हो सकता है तो। चलो आ जाओ, ठीक है। लगातार हम जिस रिस्पॉन्स की बात कर रहे थे, जिस प्रतिक्रिया की बात कर रहे थे, चाहे वो बेटा
प्राइमरी प्राथमिक प्रतिक्रिया हो या फिर वो द्वितीयक प्रतिक्रिया हो, ये सभी किसकी वजह से हो पा रही थी? लिम्फोसाइड कोशिकाओं की वजह से। और लिम्फोसाइड कोशिकाएं किसका प्रकार हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं, जो कि कहाँ होती हैं? WBC। कहाँ होती हैं? ब्लड में होती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, रक्त की कोशिकाएं भी बोलते हैं। रक्त में क्या है? 3 तरह की कोशिकाएं होती हैं जिनको फॉर्म्ड एलिमेंट बोला जाता है, WBC, RBC और आपके प्लेटलेट्स। ठीक है, WBC, RBC और प्लेटलेट्स, जिनमें से WBC क्या है? इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, प्रतिरक्षा तंत्र के लिए उत्तरदायी होती है। और इसमें भी अगर हम बात करें तो बेसिकली क्या होता है? लिम्फोसाइड कोशिकाएं होती हैं जो क्या करती हैं? प्रतिरक्षी कोशिकाओं को उत्पन्न करती हैं, एंटीबॉडीज बनाती हैं। कौन कौन सी बेटा आपके पास लिम्फोसाइड होती हैं? V लिम्फोसाइड और T लिम्फोसाइड। 2 तरह की लिम्फोसाइड होती हैं, B लिम्फोसाइड और T लिम्फोसाइड। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जो V लिम्फोसाइड हैं, क्या देखेंगे? जो V लिम्फोसाइड हैं वो क्या करेंगी? एंटीबॉडीज बनाएंगी। और T लिम्फोसाइड क्या करेंगी? उनकी हेल्प करेंगी एंटीबॉडीज बनाने में। T लिम्फोसाइड डायरेक्टली एंटीबॉडीज नहीं बनाती हैं, ये क्या करती हैं? B लिम्फोसाइड कोशिकाओं की मदद करती हैं एंटीबॉडी बनाने में। कहा गया है कि जो B लिम्फोसाइड कोशिकाएं हैं, ध्यान से सुनिएगा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं बहुत फोर्सफुली पढ़ाती हूँ, मुझे लगता है कि समझ में आना चाहिए, है ना? मुझे क्या लगता है कि समझ में आना चाहिए, तो मैं काफी फोर्सफुली पढ़ा देती हूँ, मेरा सर्वाइकल दर्द करने लग जाता है। चलो वापस आ जाते हैं एक बार। जो B लिम्फोसाइड कोशिकाएं हैं वो क्या करती हैं? प्रोटीन की एक आर्मी क्रिएट करती हैं, मतलब बहुत सारी प्रोटीन बनाती हैं। और इन्हीं प्रोटीनियस बॉडी को हम क्या बोलते हैं बेटा? इन्हीं प्रोटीनियस बॉडीज को हम क्या बोलते हैं? एंटीबॉडीज बोलते हैं, जो कि किसी भी पैथोजन के लिए रिस्पॉन्स करती हैं, किसी भी सूक्ष्म जीव के लिए क्या करती हैं? प्रतिक्रिया करती हैं, उनको खत्म करने का काम करती हैं, उनके अगेंस्ट क्या करती हैं? फाइट करती हैं, लड़ती हैं। हाँ, 5 एंटीबॉडीज होती हैं। तो कौन कौन सी 5 एंटीबॉडीज हैं? स्पेशली 5 तरह की एंटीबॉडी होती हैं। IG प्रोटीन है, और एंटीबॉडी के टाइप क्या क्या है? IgG, IgA, IgM और IgE, और लास्ट एक आपकी IgD और होती है। ठीक है, कौन सी होती है? IgD। चलिए यहां पे ये एंटीबॉडीज लिखी गई हैं। द B लिम्फोसाइड प्रोड्यूस, B लिम्फोसाइड रोग जनकों के उत्तर में यानी कि रिस्पॉन्स में प्रोटीन की एक सेना उत्पन्न करती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रतिरक्षी कोशिकाएं या एंटीबॉडीज बोलते हैं। एंटीबॉडीज आपकी 5 होती हैं। IgM यहां पे लिखते हैं, ठीक है, IgG, IgA, IgM आपको कहां से मिलती है? अपनी मम्मी से मिलती है। जब आप मम्मी के पेट में होते हैं ना, भ्रूण, जब आप एम्ब्रियो होते हैं तो प्लेसेंटा के माध्यम से आपको मिलती है। कहां से? मदर से। IgA आपको कहां से मिलती है? मदर के कोलोस्ट्रम से। जो इनिशियल लैक्टेशन होता है, स्टार्टिंग का जो दुग्ध होता है, जो दुग्धपान आप करते हैं माता से, उसमें क्या होता है? IgA एंटीबॉडीज होते हैं। उसके बाद आप क्या देखेंगे? IgM। इसको याद करने की एक ट्रिक बता देंगे आपको, एंटीबॉडीज याद करने की। IgE और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका? IgD। IgD यहां पे नहीं लिखा है क्योंकि मेजरली क्या होता है? 4 एंटीबॉडीज होते हैं। चलिए ट्रिक क्या है बेटा? GAME, गेम डी। ठीक है, कैसे याद करेंगे? गेम डी। ये सभी क्या हैं? आपकी एंटीबॉडीज हैं। आपसे पूछ दिया निम्नलिखित में से कौन सी एक एंटीबॉडीज नहीं है, कुछ भी उल्टा पुल्टा दे दें, IgH दे दें, इस तरह से, तो आपको कैसे याद रखना है? गेम डी। IgG, IG सभी में कॉमन है, IgG, IgA, IgM, IgE और D से क्या है आपका? IgD। आगे चलेंगे तो एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी की बात की गई है। अच्छा, दोनों वर्ड्स आप सुनेंगे। हाँ, IgG एंटीबॉडीज जो होती है वो सबसे बड़ी होती है। चलिए, एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? अच्छा, आपको 2 वर्ड आप सुन रहे हैं, एक एक्टिव सुन रहे हैं, एक पैसिव सुन रहे हैं, सक्रिय और निष्क्रिय।
दोनों वर्ड को सुन के ऐसा नहीं लग रहा है कि जो एक्टिव वाली एंटीबॉडीज होंगी वो बहुत जल्दी से काम कर रही होंगी, और पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय, मतलब वो धीमे धीमे काम कर रही होंगी। लेकिन आपको क्या करना है, इनका जस्ट उल्टा याद रखना है, ठीक है। एक्टिव वर्ड सुन के ऐसा नहीं लग रहा है, एक्टिव मतलब सक्रिय है ना, बहुत जल्दी काम कर रही होंगी, और पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय, मतलब बहुत धीमी गति से काम कर रही होंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है बेटा, इसका जस्ट उल्टा आपको याद रखना है। कैसे? एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि कोई भी पैथोजन जब शरीर के अंदर जाता है तो शरीर के द्वारा जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस की जाती हैं, किसके द्वारा? शरीर के द्वारा जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस की जाती हैं किसी भी पैथोजन को किल करने के लिए, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, आपको रेडीमेड एंटीबॉडीज दी जाती हैं। क्या होता है? रेडीमेड एंटीबॉडीज दी जाती हैं। सपोज करिए कि आपको कोई बीमारी हो गई है, आपको क्या हो गई है? कोई बीमारी हो गई है, मान लेती हूँ कोई वायरल डिजीज हो गई है, आपको खसरा ही हो गया है, ठीक है। वापस से आपको क्या है, चलो चेचक मान लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कहाँ मैम खसरा पे अटक गई हैं, है ना। चेचक हो जाती है, मुझे बचपन में चेचक हुआ था, मेरे घर में सभी लोग बताते हैं, मुझे भी कुछ कुछ याद है वो मोमेंट्स। मान लेते हैं कि आपको चेचक हो गया है। अब चेचक होने के बाद, चेचक होने का मतलब क्या है कि चेचक का वायरस आपके शरीर के अंदर चला गया है। तो चेचक का वायरस जाने के बाद शरीर जो एंटीबॉडीज बनाएगा, शरीर जो एंटीबॉडीज बनाएगा, लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडीज बनाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्टिव इम्यूनिटी बोलेंगे। अब आपको नहीं लगता है कि लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाएंगी तब जाके वो एंटीजन में काम करेगा? तो ये एक स्लो प्रोसेस है। एंटीबॉडी बना के किसी एंटीजन को किल करना, आपको नहीं लगता है ये स्लो प्रोसेस है? उसके बाद आप पैसिव पे चले जाइए। मान लीजिए आपके अंदर क्या हुआ, बॉडी के अंदर चेचक का वायरस गया। चेचक का वायरस जैसे ही गया, जैसे ही आपको सिम्टम नजर आए, आपने क्या किया? तुरंत बाहर से रेडीमेड एंटीबॉडीज ली और शरीर के अंदर इंजेक्ट करवा दी। वो जाके तुरंत काम करेगी, है ना। एंटीबॉडी प्रिपेयर्ड है, वो जाके क्या करेगी? तुरंत एंटीजन को किल करेगी। मतलब पैसिव इम्यूनिटी जो है वो क्या करेगी? हाई रिस्पॉन्स करेगी, ठीक है, फास्ट रिस्पॉन्स करेगी। अपना पूरा असर दिखाने में पैसिव इम्यूनिटी जल्दी काम करेगी, जबकि एक्टिव में क्या होगा? अपना पूरा असर दिखाने में समय लगेगा। एंटीबॉडी बनाएगी तब जाके वो क्या करेगी? काम करेगी। चलिए आ जाइएगा एक बार। लिखा है एक्टिव और पैसिव की डेफिनेशन लिखी है, व्हेन ए होस्ट एक्सपोज टू एन एंटीजन। कहा गया है जब किसी मेजबान, होस्ट का मतलब होस्ट आप किसी ह्यूमन बॉडी को समझ सकते हैं। होस्ट यहाँ पे मेजबान, मेहमान लिखा गया है, उसको मेहमान ही बोलते हैं, है ना। उन्होंने अपने हिसाब से सही हिंदी लिखी है, लेकिन आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं? ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। एंटीजन के संपर्क में आती है, जैसे ही कोई ह्यूमन बॉडी क्या करती है बेटा? एंटीजन के संपर्क में आती है, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन द होस्ट बॉडी। मानव शरीर के अंदर क्या होता है? प्रतिरक्षी कोशिकाएं बनने लगती हैं। जैसे ही कोई मानव शरीर, मान लो कोई भी मानव शरीर है, ये किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जैसे ही संपर्क में आएगा, किसी सूक्ष्म जीव के, सूक्ष्म जीव जैसे ही शरीर के अंदर जाएगा तो मानव शरीर क्या करेगा? एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी कोशिकाएं उत्पन्न करेगा। और इस तरह की जो इम्यूनिटी होती है, दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी अपना पूरा असर दिखाने में, प्रभावी प्रतिक्रिया देने में क्या करते हैं? समय लगाते हैं। क्यों समय लगाते हैं? वायरस अंदर जाएगा, लिम्फोसाइट सेल पहले पहचानेंगे, फिर क्या करेंगी? एंटीबॉडी क्रिएट करेंगी। तो अभी अभी पीछे भी आपको सेम चीज बताई गई थी, इसमें क्या लगेगा? समय लगेगा। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है? टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? टाइम टेकिंग प्रोसेस है, समय लेने वाली प्रक्रिया है अपने पूरे प्रभाव को दर्शाने में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हैं आप लोग? हाँ चलिए ठीक है, थैंक गॉड, मैं इतना एफर्ट्स लगाने के बाद एटलीस्ट समझ में आ रहा है। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखी गई है। जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो क्या है बेटा? स्लो होती है और समय लेती है अपना फुल इफेक्ट, यानी कि पूरी प्रतिक्रिया, पूरा प्रभाव जो है उसकी प्रतिक्रिया दर्शाने में क्या लगता है? इनमें समय लगता है, क्योंकि इनमें क्या होता है?
कि शरीर के द्वारा एंटीबॉडीज प्रिपेयर कराई जाती हैं एक्टिव इम्यूनिटी में। अब पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है? पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है? जब रेडीमेड एंटीबॉडीज दी जाती हैं डायरेक्टली, जब रेडीमेड एंटीबॉडीज डायरेक्टली गिव टू प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट द फॉरेन एजेंट। फॉरेन एजेंट का मतलब क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजन की बात की गई है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? पैसिव इम्यूनिटी बोलेंगे। ठीक है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा बोलेंगे। बाहर से आपको ऑलरेडी, ठीक है, एंटीबॉडीज, मतलब इसको हम वैक्सीन बोल सकते हैं एक तरीके से। ये क्या है? वैक्सीन है। कोई भी पर्टिकुलर वायरस है, वैज्ञानिकों ने डिस्कवर किया है कि ये वायरस है, ये चेचक का वायरस है, ये खसरा का वायरस है। उस वायरस को देखा गया, जाना गया, उस पर डिस्कवरी की गई प्रॉपरली। फिर क्या किया गया? उस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाए गए लैब में। ठीक है, लैब में भी ये सारे काम होते हैं, एंटीबॉडीज बनती हैं। वैक्सीनेशन क्या होता है? वैक्सीनेशन में यही होता है। पहले क्या किया वैज्ञानिकों ने? कोई पर्टिकुलर जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, अच्छा माइक्रोबायोलॉजी में यही होता है। माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है? यही सारी चीजें होती हैं, एंटीबॉडी, वैक्सीनेशन वगैरह वगैरह प्रिपेयर की जाती हैं। ठीक है, तो वैज्ञानिक क्या करेंगे कि कोई एक वायरस या बैक्टीरिया लेंगे जिसकी वजह से बीमारी हो रही है, उसको पहचानेंगे और फिर लैब में क्या करेंगे? उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रिपेयर करेंगे, जो एंटीबॉडी किसी भी व्यक्ति को सेम पैथोजन के द्वारा बीमारी होने पर दी जाती हैं। अच्छा, पिंकी यादव कह रही हैं कि जो इंजेक्ट करवा के एंटीबॉडीज बनती हैं वो कितने दिनों तक सक्रिय रहती हैं? आपका क्वेश्चन कर क्या बता रहे हैं? द्वारा एंटीबॉडीज बनती हैं, आप पूछना क्या चाह रहे हैं पिंकी यादव? चलो आगे आ जाते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा पैसिव इम्यूनिटी का। सबसे पहला एग्जाम्पल, मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है आपका? कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम क्या है? कोलोस्ट्रम क्या है? द yellowish fluid secreted by mothers during the initial days of lactation has abundant antibody, और कौन सी एंटीबॉडी होगी? IgA एंटीबॉडी होगी। चलिए इसका मतलब बता देते हैं। देखिए, कोई भी एंटीबॉडी अगर किसी पैथोजन के अगेंस्ट आपके बॉडी में डाली जा रही है तो वो एंटीबॉडीज एक्टिव रहेंगी तब तक जब तक वो पैथोजन किल नहीं हो जाता, उसका प्रभाव खत्म नहीं हो जाता। वैक्सीनेशन अलग चीज है ना रिंकी यादव? अगर कोई एंटीबॉडीज आपको दी जा रही हैं तो वो एंटीबॉडीज एक ही टाइम अपना इफेक्ट शो करेंगी जब तक वो पैथोजन खत्म नहीं हो जाता। लेकिन अगर वैक्सीनेशन किया जा रहा है तो वो परमानेंट होता है। वैक्सीनेशन क्या होता है? परमानेंट हो जाता है। उसमें मेमोरी सेल और एंटीबॉडी सेल दोनों शरीर के द्वारा क्रिएट होती हैं। ठीक है, बाहर से अगर आपको कोई एंटीबॉडी दी जा रही है पर्टिकुलर पैथोजन के लिए तो वो एक ही टाइम रिस्पॉन्स करेगी जब तक वो पैथोजन उस टाइम खत्म ना हो जाए। लेकिन अगर आपको वैक्सीनेशन किया जा रहा है, एंटीबॉडी और वैक्सीनेशन में थोड़ा सा ही फर्क है। ठीक है, मां का पहला स्तनपान। हाँ, कोलोस्ट्रम क्या है? कोलोस्ट्रम देखिए किसका उदाहरण है आपका? पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है? रेडीमेड एंटीबॉडीज जो हमें दी जाती हैं वो क्या होती हैं? पैसिव इम्यूनिटी होती हैं। अब आप देखेंगे कि बच्चे को तो रेडीमेड एंटीबॉडी मिल रही है ना माँ से। वो क्या कर रहा है? ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, दुग्धपान कर रहा है, तो उससे क्या हो रहा? उसे आईजीए एंटीबॉडी मिल रही है। वो बना नहीं रहा है एंटीबॉडी, वो बनी बनाई एंटीबॉडीज ले रहा है। इट डजंट मेक सेंस कि वो एंटीबॉडी उसे उसकी माँ से मिल रही है। वो एंटीबॉडी कहाँ से मिल रही है? उसे उसकी माँ से मिल रही है, लेकिन मिल तो बनी बनाई रही है ना। वो एंटीबॉडीज क्या है? बनी बनाई एंटीबॉडीज मिल रही है बच्चे को। तो वो किसका उदाहरण हो गया है बेटा? पैसिव इम्यूनिटी का। ऐसे ही दूसरी चीज क्या है? द फीटस ऑल्सो रिसीव सब एंटीबॉडीज। फीटस जो है, गर्भ में जो बच्चा होता है उसको हम फीटस बोलते हैं जब उसके सारे ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं। एक सेल जब होती है तो जायगोट बोलते हैं। सेल डिवाइड करके, सेल डिवीजन जब चल रहा होता है, बहुत सारी सेल्स जब बन जाती हैं तो उसको एम्ब्रियो बोलते हैं। और जब उसमें ऑर्गन डेवलप हो जाता है, पूरा का पूरा बच्चा जब बन जाता है गर्भ में, उसको फीटस बोलते हैं। और जन्म के बाद वाला जो बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं? इन्फेंट बोलते हैं। ठीक है, तो जो फीटस होता है वो क्या करता है? प्लेसेंटा के माध्यम से, यानी कि अपरा प्लेसेंटा वो डक्ट है, वो नलिका है जिससे कोई भी फीटस क्या होता है? माँ की गर्भ से जुड़ा होता है। ठीक है, आपने ज्यादातर ऐसे डायग्राम देखा होगा जिसमें क्या होता है? मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक अच्छा सा बच्चा बने, है ना।
ऐसे इस तरह से, और ये बच्चा क्या होता है, अपनी माँ से ऐसे जुड़ा रहता है। ये बहुत शानदार नहीं बन पाया लेकिन ठीक है, ठीक है। ये बच्चा क्या होगा, अपनी माँ से जुड़ा रहता है। तो ये इस डक्ट के माध्यम से क्या करेगा, ये बच्चा अपनी माँ से आईजीजी नामक एंटीबॉडी लेगा। क्या करेगा, आईजीजी नामक एंटीबॉडी लेगा। ये बच्चा बना नहीं रहा है एंटीबॉडी, ये अलग बात है कि ये अभी कहाँ है बेटा, गर्भीय अवस्था में है, ये अभी भ्रूण है एक, ठीक है, ये गर्भ में है, भ्रूणीय अवस्था में है, लेकिन ये ले तो रहा है एंटीबॉडी, और कहां से ले रहा है, मतलब पहले से बनी हुई एंटीबॉडीज ले रहा है। और ये एंटीबॉडी कहां बनी है, मदर की बॉडी में बनी हुई है। इसे तो बनी बनाई मिल रही है ना, तो इसके लिए क्या हुआ, वो पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल हुआ। समझ में आया ना, आर यू गेटिंग माई पॉइंट ना, समझ में आया क्या। चलिए आगे चला जाए, वैक्सीनेशन भी आ गया, ठीक है, क्या आ गया है, वैक्सीनेशन, टीकाकरण। बहुत ही ध्यान से समझना है कि टीकाकरण में क्या होता है। आपको टीकाकरण से आप सभी लोग परिचित होंगे, कोरोना में सभी ने वैक्सीनेशन करवाया होगा, सभी को इंजेक्शन के माध्यम से एक डोज दी जा रही थी, जो क्या था, वैक्सीन था, कोरोना वैक्सीन। चलिए वैक्सीन को आज हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा सा। थैंक यू सो मच। चलो आगे चले। एंटी वैक्सीनेशन में क्या होता है, टीकाकरण में क्या होता है कि कोई भी सूक्ष्म जीव है जिसके माध्यम से आपको बीमारी हो रही है, चाहे वो बेटा बैक्टीरिया हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो या फिर वो क्या हो, वायरस हो, ठीक है, चाहे वो बैक्टीरिया हो या वो वायरस हो, जो भी सूक्ष्म जीव हैं जिनके माध्यम से आपको डिजीज हो रही है, जस्ट अ वेट, एक मिनट बेटा, समथिंग इज इंपॉर्टेंट। सियाप्पा कर दिया, चलो नमस्कार सर, बढ़िया है। चलिए अगर हम वैक्सीनेशन की बात करेंगे तो वैक्सीनेशन में क्या होता है, मान लीजिए किसी भी सूक्ष्म जीव जिसके माध्यम से बीमारी हो रही है, चाहे वो बैक्टीरिया हो या फिर वो वायरस हो, ठीक है, वैक्सीनेशन में क्या होता है कि जिस सूक्ष्म जीव से बीमारी हो रही होती है, ध्यान से सुनिएगा, जिस सूक्ष्म जीव से बीमारी हो रही होती है, उस सूक्ष्म जीव को या उस सूक्ष्म जीव के किसी भी उस सूक्ष्म जीव के शरीर के किसी टुकड़े को मानव शरीर के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, मानव शरीर के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, और जैसे ही बाहर से वो एंटीजन, वो पैथोजन या फिर उस पैथोजन के शरीर का कोई टुकड़ा मानव शरीर के अंदर जाएगा, तो मानव शरीर के अंदर क्या है, लिम्फोसाइड कोशिकाएं हैं जो कि क्या करेंगी, उस पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेंगी, जिससे कि रियल में जब उस पैथोजन का अटैक होगा तो ऑलरेडी ह्यूमन शरीर के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, मानव शरीर के अंदर क्या है, प्रतिरक्षी कोशिकाएं पड़ी हुई हैं, वो तुरंत उसको क्या कर देंगी, किल कर देंगी। इसीलिए वैक्सीनेशन किया जाता है। अच्छा चलिए थोड़ा और अच्छे से बताते हैं। जो बैक्टीरिया या वायरस खतरनाक होते हैं, जो बैक्टीरिया या वायरस खतरनाक होते हैं, उनके शरीर को, उनको किल करके उनके शरीर का कोई टुकड़ा, ठीक है, उनके शरीर का कोई टुकड़ा वैक्सीन मेडिसिन के माध्यम से शरीर के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। और जो वायरस या बैक्टीरिया थोड़े कम खतरनाक होते हैं, वो पूरे के पूरे वायरस या बैक्टीरिया ही शरीर के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं, लेकिन जीवित नहीं, मार के, निष्क्रिय करके, डीएक्टिवेट करके, ठीक है। अगर ऐसे ही जीवित बैक्टीरिया वायरस सूक्ष्म जीव को शरीर के अंदर इंजेक्ट करा देंगे तो वो क्या करेंगे, बीमारी पैदा कर देंगे, ठीक है। तो निष्क्रिय करके उनको क्या कराया जाता है, शरीर के अंदर इंजेक्ट कराया जाता है, ठीक है। और आपको पता है कि हमारी लिम्फोसाइड कोशिकाएं हमेशा काम करती हैं शरीर के अंदर, चाहे कुछ भी, कोई भी सूक्ष्म जीव जाए, चाहे जीवित जाए या फिर मृत जाए या फिर कोई भी बाहर से किसी अदर ह्यूमन बीइंग का ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाए, हर स्थिति में क्या होता है, हमारी लिम्फोसाइड कोशिकाएं काम करती हैं। कोरोना काल में क्या हुआ था, 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 कोरोना काल
कोरोना काल में क्या हुआ था, जिन लोगों को कोरोना नहीं हुआ था उनको भी वैक्सीनेशन किया जा रहा था, जिनको हो चुका था उनको भी क्या है वैक्सीनेशन किया जा रहा था। उसमें क्या हो रहा था कि जो सूक्ष्मजीव था जिसकी वजह से हो रहा था, बीमारी हो रही थी, मैम दोनों ही, अच्छा चलिए क्या लिखा गया है, टीकाकरण में रोगजनक के एंटीजेनिक प्रोटीन या निष्क्रिय कमजोर रोगजनक को शरीर के अंदर प्रवेश किया जाता है। किस लिए? क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है वो पहले से पहले क्या कर ले, एंटीबॉडीज प्रिपेयर कर ले, जिससे रियल में जब उस पैथोजन का अटैक हो तो एंटीबॉडी प्रिपेयर करने में समय ना लगे और वो तुरंत क्या हो, पैथोजन को किल कर दे उसका प्रभाव दर्शाने से पहले। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या यहां तक आप सभी लोग क्लियर हैं? हाँ, नीचे सेम चीज लिखी गई है, जिससे क्या हो, जब एक्चुअल में जब उसका इन्फेक्शन हो, उस एंटीजन का, उस पैथोजेनिक एजेंट का जब वास्तविक में क्या हो बेटा, अटैक हो, इन्फेक्शन हो, संक्रमण हो, तो पहले से जो एंटीबॉडी प्रिपेयर्ड की गई हैं, पहले से जो एंटीबॉडी प्रिपेयर्ड की गई हैं वैक्सीनेशन से, वो क्या करें, उसको न्यूट्रलाइज कर दें। किसको? पैथोजन को क्या करें, न्यूट्रलाइज कर दें। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? वैक्सीनेशन समझ में आया? क्या वैक्सीनेशन समझ में आया आप लोगों को? चलिए आगे क्या है, आगे हम डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? आगे हम क्या, ओके गुड, चलिए आगे हम डिजीज देखेंगे एंड देयर काउजेस, बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। किस पर्टिकुलर सूक्ष्म जीव से वो बीमारी हो रही है, उस सूक्ष्म जीव का नाम देखेंगे, लक्षण क्या है बीमारी के वो देखेंगे, ठीक है, लक्षण क्या है बीमारी के वो देखेंगे, और पर्टिकुलर बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित हो रहा है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे डिजीज में। तो इसको हम कल प्रोसीड करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, कल प्रोसीड करेंगे। ऐसे ही आप लोग कंसिस्टेंसी और फोकस के साथ पढ़ते रहिएगा। हाँ मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, क्या हाल वाह चलिए थैंक यू अनु वर्मा, थैंक यू टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक आप लोग क्या करेंगे, रिवीजन करते रहिएगा साथ साथ सारी चीजों का। ओके थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की क्लास में। अबे यार क्या है